हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 10। देखिए, यहाँ पर आज हम कानून और सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज में कानून होना चाहिए। यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक इमेज, यानी कि यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक होटल टाइप बना हुआ है। यहाँ पर उसके सामने से यहाँ पर दो श्रमिक गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई श्रमिक जो काम कर रहे हैं या फिर उत्पादन कर रहे हैं या उपभोक्ता कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से कानून लाए जाने चाहिए। तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं इस अध्याय की, कानून और सामाजिक न्याय। देखिए, आप कक्षा 7 में यानी आप पूर्ववर्ती जो कक्षा है वहाँ पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, बाजार में एक कमीज। तो आपने जाना था यानी वहाँ पर कैसे कपास का उत्पादन हो रहा है, कपास को कैसे मंडियों में बेचा जा रहा है। यानी कपास को पहले किसान उगा रहा है, किसान उगाने के बाद उसे छोटे जो व्यापारी हैं उन्हें बेचना पड़ रहा है। छोटे व्यापारी किस तरह से जो जहाँ पे कपास धुनी जाती है यानी कपास साफ करके गट्ठर बनाए जाते हैं वहाँ बेच रहे हैं। तो आपने पूरी प्रक्रिया देखी थी वहाँ पे। फिर कपास वाले यहाँ पे धागा काटा जाता है वहाँ पे बेच रहे हैं, पूरी प्रक्रिया आपने देखी थी। तो उस प्रक्रिया में आपने ये पाया था जो किसान होता है, क्योंकि फार्मर उसे अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत ऋण लेना पड़ता है, यानी कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज के लिए क्या लेता है, वो स्थानीय जो रसूखदार होते हैं यानी स्थानीय जो व्यापारी होते हैं उनसे वह कर्ज ले लेता है। अब चूंकि स्थानीय व्यापारी जो होते हैं ये फसल की लागत जो तय दाम होते हैं तय दामों से कम देते हैं। यानी मान लीजिए वहाँ पर आपने देखा था कि 1800 रुपये की कपास जो है वहाँ पर जनरल मार्केट में बिक रही थी। सरकार ने दाम जो MSP तैयार किया था कि 1800 रुपये रहेगा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, लेकिन ये जो स्थानीय यहाँ पे व्यापारी था ये मात्र 1500 रुपये में खरीद रहा था। अब चूंकि ये इसने ऐसे बात ये कही भी थी किसान ने कि भाई बाजार में वहाँ पर 1800 रुपये बिक रही है लेकिन आप 1500 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो उसने वही बात बहाना बना दिया कि भाई इस बार रेट कम है, यह है वो है। अब चूंकि यहाँ पे किसान ने विरोध क्यों नहीं किया, विरोध इसलिए नहीं किया, किसान ने पहले से इससे कर्ज लिया हुआ था। अब भाई मान लेते हैं इस बार विरोध कर देते हैं तो अगली बार से कर्ज देना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं आपने देखी कैसे करके हमारे किसान वगैरह, हमारे किसान भाई हैं या फिर हमारे तमाम लोग जो हैं यानी तमाम उत्पादन करते हैं कैसे शोषण का शिकार होते हैं, चाहे वो मजदूर हों कोई भी हो। यानी बाजार में हर जगह, जहाँ पे वही बताया गया, बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वह मजदूर हो या फिर यहाँ पर आपका उत्पादन करता हो, यानी कोई भी हो, यानी कोई भी हो, हर जगह यानी शोषण होता है। यानी चाहे मजदूर के लेवल पर हो, उपभोक्ता हो, उत्पादक हो, हाँ हर जगह शोषण होता है। तो ऐसे में इन सबको शोषण से बचाने का कार्य जो है वो सरकार है। सरकार यहाँ पर ऐसा कानून लेकर आती है, कानून बनाती है जो इन सभी पर यानी कि अंकुश लगाए, यानी इन सबकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। चलिए आगे देखते हैं भाई सरकार कानून कैसे लाती है। आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, बड़ी विडंबना है। सामने एक आप देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा 5 स्टार यानी बिल्डिंग देख पा रहे हैं आप अच्छी खासी, और वहाँ एक महिला जो बच्चे को साथ लिए और सर पर एक पोटली टाइप रखी है, ठीक है, और एक श्रमिक फावड़ा लेकर जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कैसी विडंबना है। यानी एक तरफ तो चकाचौंध है, दूसरी तरफ देखिए गरीब श्रमिक भी हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देश की जनसंख्या, अधिकतर जनसंख्या जो है गरीबी की रेखा के नीचे यहाँ पर जीवन यापन कर रही है। अब यहाँ पर एक बाजार की आम स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कानून क्या मायने रखता है। आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि बाजारों में ज़्यादातर जो कामगार हैं वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित का मतलब ये है कि जिनके ऊपर किसी प्रकार का जोर दबाव नहीं है, यानी जिनके ऊपर सरकार के कोई नियम कानून नहीं माने जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। आपने देखा होगा तमाम मजदूर वगैरह होते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री में, कहीं रेहड़ी वगैरह लगाने लगते हैं, कहीं ठेकेदारों के साथ बैठ कर यानी कि ठेकेदारों के साथ जो है रोड वगैरह के कंस्ट्रक्शन कार्यों में लग जाती हैं। तो उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये ठेकेदार वगैरह जो होते हैं या कारोबारी वगैरह जो होते हैं उन्हें मुनाफा नहीं देते हैं, यानी कि ये कम से कम जो है यहाँ पर इन्हें जो मिनिमम भुगतान करने की कोशिश करते हैं भाई कम से कम दाम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लिया जाए। इसके अलावा समय के जो घंटे होते हैं निर्धारित नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ने तो कहा है भाई 8 घंटे काम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना 8 से 9 10 घंटे हो जाते हैं, यानी समय भी निर्धारित नहीं है। ऊपर से सैलरी भी जो तय मजदूरी है वो मिल नहीं रही है, यानी कानून के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है न्यूनतम मजदूरी मिल नहीं रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। यानी कि हमारे यहाँ क्या बनाया गया है कि मजदूरों को जो मेहनताना का मतलब जो उनकी कमाई होती है, जो भी उनकी डेली वर्कर जो भी कमाई करते हैं, तो वहाँ पर एक हमने न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान बना दिया है। हर क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान बना दिया है कि भाई इस क्षेत्र में लगा मजदूर उसे इतना रुपये मिलना चाहिए, इससे कम पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट आप लिख लेना।
अब देखिए इस कानून के तहत ये कानून तो ये कह रहा है कि भाई किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं, यानी कि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे भारत में लगभग अधिकतर जो कामगार हैं वो न्यूनतम मजदूरी से नीचे भी काम करने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा भी यहाँ पर इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है, यहाँ पर बताया ये गया है भाई, रीजन ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी है बहुत ज़्यादा, यानी हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि भाई कि रोजगार के यहाँ पर संकट है। अब रोजगार संकट के बीच में मान लेते हैं एक व्यक्ति जो है कम दाम पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब कम दाम पर काम करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेगा? वो रोजगार छोड़ देगा, उसकी जगह 10 लोग आने के लिए तैयार पहले से बैठे हैं। तो ऐसे में समस्या है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि बेतहाशा है, और ऐसे में यहाँ पर जो कीमतें हैं, सरकार ने कीमतें तय की हैं न्यूनतम मजदूरी की, वो भी ठेकेदार या जो कारोबारी हैं उनका भुगतान नहीं करते हैं। इसके अलावा समय के जो घंटे हैं कि भाई इतने घंटे काम होना चाहिए, उससे ज़्यादा काम उनसे लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई इन कानूनों के जरिए, जो कानून लाया गया है मजदूरों वाला, तो इनके जरिए क्या किया गया है, मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंधों को किस तरह संचालित किया जाए, उनमें से किसी का शोषण ना हो, यानी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है कि भाई यहाँ पर किसी का भी शोषण ना हो। यानी जो कानून बनाए गए हैं श्रम वगैरह के लिए, उसमें बताया गया है कि भाई किसी तरह का शोषण ना हो। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति को जो है अपने अपने काम का अधिकार है, यानी किसी तरह से उनका शोषण न किया जाए। तो ये बात यहाँ पर दोहराई गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पहले का सब पॉइंट करके नोट कर लेना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर चूंकि इस चैप्टर में लिखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि अहमदाबाद की कपड़ा मिल है, ये आप देख पा रहे होंगे, यानी कि जिसे पावर लूम बोलते हैं, यानी कि जो बिजली से चलने वाली मिलें होती हैं पावर लूम बोलते हैं, यानी कपड़ा मिल है। इसमें काम करते हैं बिजली से चलने वाली करघे हैं, इनके साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1990, 80-90 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। और पावर लूम से चलने वाले करखों, यानी पावर लूम जो होते हैं उन्हें बिजली से चलने वाले करखों कहते हैं, बिजली से चलते हैं। और ये जो है 4-6 करघों की छोटी इकाई होती हैं, इनमें मालिक खुद भी काम करता है, इसके अलावा श्रमिक भी लगाए जाते हैं। यहाँ बताया गया है भाई कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं, यानी कि ज़्यादातर उद्योग धंधे हैं उन सभी की कार्य स्थितियाँ आपको खराब मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ जो कानून लाए गए, उन कानूनों को किस तरह से यहाँ पे रखा गया है, इससे किस किस को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर बताया गया भाई न्यूनतम मेहनताना कानून लाया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई बहुत सारे मजदूर जो होते हैं वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी प्राप्त कर रहे थे। मान लेते हैं किसी क्षेत्र की मजदूरी 500 रुपये है, अब हाँ उसका जो मालिक है उसे 400 रुपये का भुगतान कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई 100 रुपये का लॉस तो हो रहा है लेबर को, ऊपर से जो काम के घंटे वगैरह हैं वो भी निर्धारित नहीं थे। तो यहाँ पर वही बात कही गई, न्यूनतम मेहनताना कानून लाया गया कि बहुत सारे मजदूर को मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं, सौदेबाजी भी वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारे मजदूरों को, खासकर खेत मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं, फैक्ट्री मजदूर हैं, इनकी हितों की रक्षा करता है कानून ये वाला। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा, आप ये बात भी जानते होंगे, आपने देखा होगा, तमाम बार आप देखते होंगे, तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होते हैं तो उन कंस्ट्रक्शन वर्क में तमाम श्रमिक वगैरह दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि भाई हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते हैं। आप कोई भी उठा के देख लीजिए भारत का बीच, वहाँ पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते हैं। वहीं आप अगर यूरोप या अमेरिका वगैरह के कंस्ट्रक्शन वर्क का एक दृश्य उठा के देखेंगे तो वहाँ देखेंगे आप पूरे सेफ्टी के साथ वर्कर को दिया जाता है, पूरी सेफ्टी किट दी जाती है, ऊपर से बीमा वगैरह होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सब प्रावधान नहीं है, यानी हमारे यहाँ ये सब चीज़ें केवल कानूनी रूप से रख दी हैं। ये कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे, चेतावनी अलार्म वगैरह होगा, इमरजेंसी डोर वगैरह होगा, लेकिन नहीं है। वही बात कही गई, यहाँ पे चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित होगी, लेकिन ये सब चीज़ें कह दी गई हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी सब चीज़ें हैं नहीं। हकीकत बात यही है। इसके अलावा कार्यस्थल पर बाल मजदूरी नहीं होगी, यानी ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी प्रदूषण करते हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें कौन कौन से कानून रखे गए हैं किसानों, यानी कौन कौन से कानून जो है यहाँ पर रखे गए हैं वो बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात वही दोहराई गई है कि कानून को बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, सुनिश्चित करना ये भी काफ़ी होना चाहिए कि भाई कानून लागू किया गया है या नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हर जगह सत्ता में रसूखदार या सत्ता में संभ्रांत लोग बैठे हैं और वो कहीं ना कहीं जो है गरीबों को दबाने की कोशिश भी करते हैं। आप जानते हैं कि भाई हर जगह कहीं ना कहीं जो है, यानी कि जो लोग पावरफुल लोग हैं उनसे टकराने का जो है यहाँ पर हिम्मत किसी में नहीं होती है, आप सभी लोग जानते हैं। यानी एक मान लीजिए एक 250 रुपये दिहाड़ी मजदूर है, अब 250 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर एक किसी फर्म से क्या टकराएगा, आप खुद सोच लीजिए। यानी 250 रुपये जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर है, अब वहाँ पर कार्यस्थल पर मजदूरी न्यूनतम मजदूर 300 है, लेकिन उसे 250 मिल रहा है या 50 रुपये के लिए क्या उसे लड़ जाएगा? नहीं लड़ सकता। उसे मालूम है भाई आज हम लड़ेंगे, कल हमें ये यहाँ से बिल्कुल बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे, इसके अलावा ज़्यादा करेंगे तो पुलिस थाना सब हमें दिखा देंगे, बेकार में मारपीट होगी हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं मजदूरों की आवाज़ दब जाती है। तो यहाँ पर वही बात कही, अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है।
और मालिक जो है इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। ये बात आप सब जानते हैं। यहाँ पर वही कहानी दोहराई गई है। अब यहाँ पर बताया गया है इन कानूनों को बनाने या कायम करने की जो जिम्मेदारी है हमारे यहाँ, वो सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है इनके जरिए। ये सरकार ये कह रही है, यानी कि हमारे जो वर्कर्स के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं यहाँ पर बताया गया है, तो उन कानूनों के जरिए सरकार जो है यहाँ पर व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकती है, यहाँ पर निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड पॉइंट में ये लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके ये कानून बनाए गए हैं यानी कि सामाजिक न्याय वाले, ये सब कानून आपके मौलिक अधिकारों को देखते हुए बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर आपको शोषण ना हो। पहले के समय में आपने देखा होगा बंधुआ मजदूरी, आपने वर्ड एक सुना होगा, बंधुआ मजदूरी वाला वर्ड सुना होगा। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता था, पहले खदान से वगैरह जो माइनिंग वगैरह वाले फील्ड होते थे, वहाँ पर वर्कर को जबरदस्ती जबरन उठा लिया जाता था और जबरन उनसे वहाँ पर माइनिंग करवाई जाती थी, वहाँ पर मर जाते थे जो वर्कर, वहीं पर दफना भी दिए जाते थे। इसका कुछ एग्जाम्पल, वैसे तो फिक्शनल कहानी है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक मूवी अभी आई थी हाल में KGF, जो आपने वहाँ पे सीन देखा था, कैसे तो फिक्शनल कहानी है लेकिन अगर पूर्व के समय में उठा के देखें, आज से 50-60 साल पहले की स्थिति उठा के देखें या अंग्रेजों के टाइम की स्थिति उठा के देखें, तो सेम वही कहानी दोहराई गई थी। यानी ज़्यादातर माइनिंग वाले फील्ड में यही होता था। जो KGF वाली कहानी, जो मूवी आपने कर्नाटक वाली मूवी देखी थी कोलार गोल्ड फील्ड वाली, तो सेम वही कहानी शुरुआत में चलती थी। बिहार वगैरह की जो माइनिंग वगैरह फील्ड थे, इन सब फील्डों की यही कहानी थी। जो वहाँ पर ये सब चीज़ें किन के हाथ में थी, सत्ता, यानी कि वहाँ पर पावरफुल लोगों के हाथ में थी। लोग वहाँ पर अगर आवाज़ उठाते थे, अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, तो मार दिए जाते थे, मार के वहीं दफना दिए जाते थे। ये होता था। तो वही सब बताया गया है कि भाई सरकार कानून लेकर आई है और ये सब जो कानून बने हैं, ये सब किसके लिए बने हैं? भारतीय संविधान में इनके दिए गए मौलिक अधिकारों के आधार पर इनका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर हमारे जो कानून हैं बने हैं वर्कर्स के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, इनका उद्देश्य क्या है? पहली बात शोषण मुक्ति के अधिकार, यानी यहाँ पर किसी का शोषण ना हो। और इसके अलावा संविधान में हमारे लिए ये भी कानून बनाया गया है, आपने देखा होगा आर्टिकल 23 में, कि भाई किसी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। ये भी आपने देखा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सेकंड का पहला सब पॉइंट लिख लेना, मौलिक अधिकारों में कौन कौन से, एक शोषण से मुक्ति के अधिकार दिया है। दूसरा यहाँ पे हमारा इसी में सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर कि संविधान में बच्चों के संदर्भ में कानून बनाया गया कि भाई बच्चों को जो काम पर रखते हैं उनके लिए, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखाने या खदान में या अन्य किसी खतरनाक व्यवसाय पर काम पर नहीं रखा जाएगा। ये कानून यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के तहत बनाया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आंकड़े बताए गए हैं, सन 2011 की जनगणना के मुताबिक आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों में ये बात जिक्र किया गया है हमारे यहाँ कि लगभग भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं, यानी चाइल्ड लेबर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये किस तरह से बच्चे एक चाय की केतली लिए हुए एक चाय की टपरी पर है, एक बच्ची जो है घरेलू बर्तन धो रही है। ये कहीं ना कहीं बाल श्रम है, अपराध है। ये जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कॉपी किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों को जो है केतली थमा दी जाती है, यहाँ पे उनसे मजदूरी करवाई जाती है। बहुत गलत बात है। इस संबंध में संसद ने यहाँ पर सन 2016 में संसद में एक बिल भी आया था, ये बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। इसमें सन 2016 में 1986 के अधिनियम में संशोधन किया गया और यहाँ पर ये किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं इनको सभी व्यवसायों में, और जो किशोर 14 से 18 साल के बीच के हैं उन्हें जोखिम भरे व्यवसायों में प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे तो काम कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा 14 से 18 साल के अगर वो बच्चे हैं, मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री बहुत ज़्यादा जोखिम भरी है, मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर जोखिम भरी फैक्ट्री, तो उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इस कानून के जरिए ये बताया गया। अब देखिए नोट 2 करके यहाँ पे एक बात और लिख लेना, ये शायद आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय की ये पोर्टल है, ये पूछा गया एक एग्जाम में। कौन से एग्जाम में ये पूछा गया है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन एग्जाम में मैंने ये देखा है प्रश्न ये वाला। यहाँ पर ये जो पेंसिल पोर्टल है ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल यानी कि pencil.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ है। और ये पोर्टल क्या करता है, ये शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग, चाइल्ड बच्चों को ट्रैक करने के लिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है। तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी यानी पोर्टल है, यानी कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई फर्म अपने यहाँ बच्चों को नियुक्त यानी बच्चों को अपने यहाँ जो कार्यरत रखा रहा है, तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं। जो शिकायत करेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए पेंसिल पोर्टल बनाया गया है। तो आप ये नोट 2 में आप लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर एक जिक्र कहा गया है, एक जिक्र है भोपाल गैस त्रासदी का। ये बहुत काफ़ी फेमस घटना है भोपाल गैस त्रासदी, इसके बारे में हेडिंग डाल लेना, भोपाल गैस त्रासदी। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना थी, ये 2 दिसंबर 1984 की रात
एक संयंत्र था जिसका संयंत्र का नाम था यूनियन कार्बाइड। यानी ये घटना जो घटित हुई 2 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में माइक यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एक केमिकल है, इसके रिसाव से ये घटना यहाँ पर हुई थी। यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड केमिकल के रिसाव से ये घटना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट इसमें लिख लेना। यानी केवल भोपाल गैस त्रासदी में इतना ही लिख लेना कि ये घटना कब हुई, 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के संयंत्र में। इसी संयंत्र को हटा देना यहाँ पे, यानी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड एक रसायन था ये। ठीक है, इसके ये रिसाव से ये यहाँ पर दुर्घटना हुई। अब क्या होता है जब ये दुर्घटना होती है तो यहाँ पर रात का समय होता है। अब रात के समय में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चल पाता है क्या हुआ है। अचानक से लोगों के घरों में धुआं भर जाता है, लोग सांस लेने में दिक्कत होती है, वहाँ से एक ही आवाज़ आती है, भाई भागो भागो। ठीक है, तो यहाँ पर एक महिला का एक्सपीरियंस है, आप देख पा रहे हैं, फोटो है महिला का। 3 दिन के भीतर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 8000 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। यानी 3 दिन के भीतर इस जगह पर यानी भोपाल में उस समय से 1984 में 8000 लोग लगभग मौत के गाले में समा जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामूहिक चिता में लोग जलाए जा रहे हैं। इतनी बुरी विकराल स्थिति थी इसमें। यानी कि 8000 तो आंकड़े में दिखाए गए हैं, लेकिन ज़्यादा की संख्या में मरे थे, 20,000 लोग मरे थे। अब यहाँ पर बताया गया कि भाई ये घटना घटित होने के बाद भी यहाँ पे बताया गया है कि जहरीली गैस से संपर्क आने के बाद लगभग 50,000 लोग जो है आज भी जो यहाँ पे इतने बीमार हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसका असर ये पड़ा कि आज भी लोगों की जो लंग्स हैं, यानी ठीक है आँख वगैरह है, त्वचा वगैरह, उन संबंधी बीमारियों से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। इसके अलावा तमाम तरह की विकृतियाँ जो है, यानी लोगों का डीएनए चेंज हो गया। ठीक है, तो लोगों की डीएनए के चेंज होने की वजह से क्या है कि लोगों में, बच्चों में जो पैदा हो रहे हैं उन्हें तमाम तरह की विकृतियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक बच्ची यहाँ पर आपके सामने दिख रही है कि बच्ची की आप देख पा रहे हैं किस तरह की बच्ची, एकदम आंखें अलग टाइप की हैं। ठीक है, एक अलग तरीके से बैठी है, तो ये विकृति वाले बच्चा है। यहाँ पर बताया गया है इसमें कि ये विकृति की उदाहरण इमेज आपके सामने दिखाई गई है। तो ये सब चीज़ें हुई क्यों? ये इस गैस की रिसाव की वजह से हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव की वजह से सब चीज़ें हुई। अब जैसे यहाँ बताया गया कि दुर्घटना, ठीक है, दुर्घटना यहाँ पे घटित होगी। उसके बाद क्या हुआ कि यह दवाई कोई दुर्घटना नहीं थी, और यहाँ पर रीज़न ये था कि भाई उस समय ये कंपनी जो थी ये एक अमेरिकी रासायनिक कंपनी थी है। ठीक है, अब अमेरिका की रासायनिक कंपनी ये थी कि भाई अमेरिकी रासायनिक कंपनी में क्या किया था इन्होंने जो दुर्घटना सेफ्टी उपकरण जो होते हैं, यानी सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट प्रॉपर वे में यहाँ पर नहीं लगाए थे इस फैक्ट्री में। रीज़न ये होता है कि भाई ये सब चीज़ें, इन सब उपकरणों पे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आमदनी पे खर्चा होगा, क्यों लगाएं हम, क्या फ़ायदा होगा, हर कोई आदमी यही सोचता है। अब चूंकि अब मैं एक कंपेरिजन करके बता रहा हूँ आपको, किसी कंपनी को जब डेवलप्ड कंट्री में स्थापित किया जाता है, यानी डेवलप्ड कंट्री में कोई कंपनी स्थापित होती है तो तमाम वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई ये रूल्स होंगे, वर्कर्स की हेल्थ के वगैरह में ये रूल्स होंगे, ये होंगे, वो होंगे, और ये मानक आपको स्थापित करने होंगे। जबकि हम जैसे कहीं विकसित देशों में अगर आप आ जाएँ, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में अगर आप आ जाएँ, तो वहाँ पर ये होता है डेवलपिंग कंट्री में ये कंपनियों को भरपूर छूट दी जाती है कि आप जैसे चाहें वैसे काम करें। क्योंकि भरपूर छूट इसलिए दी जा रही है, पहली बात हमारे यहाँ पॉपुलेशन 80 से ज़्यादा है, यानी जनसंख्या 80 से ज़्यादा है। अब जनसंख्या को ये लगता है कि भाई कैसे भी हमें रोजगार मिले, हमें सुरक्षा मानकों से मतलब नहीं है, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से इन्हें भी ये लगता है कि यार सस्ते मजदूर मिल रहे हैं तो हम क्यों फालतू में ये तमाम सेफ्टी स्टैंडर्ड लगाएं, वो लगाएं, ये लगाएं। तो ये लोग भी पैसे बचाने के चक्कर में कंपनियां स्थापित करते हैं। ये आज का हाल नहीं है, यानी ये आपका आज से 26 साल पहले हुई घटना का हाल नहीं है। आज भी आपने देखा होगा जैसे बिजक, आंध्र प्रदेश के बिजक में जो एलजी पॉलीमर्स में से गैस रिसाव हुआ, अभी उसे तो नियंत्रित कर लिया गया हाल के हाल में। लेकिन हकीकत बात यह है कि आज भी लगभग देश की अगर ज़्यादातर मोस्टली कंपनियां उठा के देखें, उन कंपनियों में सेफ्टी स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड पे जितना हम खर्च करेंगे उतना हम प्रोडक्शन पर लगा देंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वो सेफ्टी स्टैंडर्ड पर अपनाना ही नहीं चाहती हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हुए थे, ये बात यहाँ पर दोहराई गई है। इसके अलावा यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन लगाया गया, $3 करोड़ का मुआवजा भी मांगा गया 1985 में। लेकिन हुआ क्या भाई, सरकार ने $3 करोड़ का मुआवजा मांगा, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। ठीक है, कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जो है यहाँ पे गुहार लगाई, सर्वोच्च न्यायालय में भी यही सेम फैसला रहा। तो वो स्थिति बताई गई है कि भाई मुआवजा वगैरह के लिए लोग कहाँ गए, कैसे गए, यानी दीवानी मुकदमा इन पर डाला गया इस कंपनी पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं एंड में। यानी 3 अरब करोड़ का डाला गया था, लेकिन बाद में $47 करोड़ मुआवजा मिला, लेकिन वो भी मुआवजा आज पूरा नहीं है। आप सब जानते हैं मुआवजा वगैरह तमाम होते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं।
अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई यूनियन कार्बाइड का जो संयंत्र था, आज भी वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स आज भी विद्यमान हैं। यूनियन कार्बाइड वाले संयंत्र में आज भी केमिकल्स विद्यमान हैं, क्योंकि उनकी सफाई नहीं की गई थी। उसी दौरान इसे सील कर दिया गया था, उसी दौरान इसे जो है पूरा सील कर दिया गया था और सफाई नहीं की गई थी। आप देख पा रहे हैं ये जो इमेज है ये यूनियन कार्बाइड संयंत्र का है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये आवारा मवेशी इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर अब यह संयंत्र जो किसके नियंत्रण में, अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यानी अब इसके कब्जे में होने के बावजूद भी संयंत्र की साफ सफाई नहीं कर रहा है ये वाला। और अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये संयंत्र में जब कोई केमिकल्स वगैरह विद्यमान होते हैं तो वो रिस कर आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो बताया गया है यहाँ पर कि भाई किस तरह से ये केमिकल्स रिस रहे हैं, लेकिन आज भी कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है भाई इसका, यानी यूनियन कार्बाइड वाला। अब देखिए इसमें कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं, वो आप पहला पॉइंट तो आपने ये यहाँ पर लिख लिया, पहला पॉइंट इसे। दूसरा पॉइंट पर लिख लेना कि इसमें लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई थी। यानी इसमें 10,000 8,000 कर लेना। सेकंड पॉइंट, 3 दिन के भीतर इसमें लगभग 8,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लेना उसमें से, इनमें सेकंड पॉइंट में उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। ये इसमें सेकंड का सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना इसी में ही आगे बढ़कर थर्ड पॉइंट में, इसमें आप लिख लेना यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कि इसके थर्ड पॉइंट आप ये वाला लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया, इसी में सब पॉइंट। और 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ का मुआवजा पर सहमति दे दी। ठीक है, ये आप यहां पर लिख देना इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब आपने चौथा पॉइंट यहां लिख लेना कि अभी संयंत्र किसके नियंत्रण में है। चौथा पॉइंट आप यहां पर लिख लेना, यहां पर चौथा पॉइंट कि अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई की जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यानी आज भी लोग इस क्षेत्र के जो है संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ के जो हैं उनसे संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए इसका मैनेजर एक था जिसका नाम एंडरसन था, वो यहाँ पर इन्होंने लास्ट में नाम दिया है। तो यहाँ पर आप 5वां पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना कि 24 साल बाद भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। यानी अब तो एंडरसन की उम्र शायद 90 साल से ऊपर हो गई, मैंने देखा था अभी। अब सजा दिलाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो तभी भगा दिया गया था देश से, जैसे विजय माल्या नीरव मोदी निकाल दिए गए वैसे निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर वो स्थिति बताई गई है भाई, ये आपका जो संयंत्र था भोपाल गैस त्रासदी वाला, भारत के अंदर सबसे बड़ा ये, यानी कि सबसे बड़ी जो है एक मानवीकृत दुर्घटना थी ये वाली। प्राकृतिक दुर्घटना नहीं कह सकते, मानवीकृत दुर्घटना थी। अब यहाँ पे बात बताई गई है एक मजदूर की कीमत क्या होती है। यहाँ पे वही कहानी दोहराई गई है कि वर्तमान में अगर एक मजदूर की कीमत देखें तो क्या होती है, क्या हो सकती है मजदूर की कीमत। अब यहाँ पर भोपाल का महाविनाश इसीलिए समझाया गया यहाँ पर कि भोपाल का महाविनाश क्यों हुआ। सबसे पहली बात यह है कि भाई विदेशी कंपनियां भारत में आती क्यों हैं। उनके आने का रीज़न ये है कि भाई भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और श्रम सस्ता है। इसके अलावा विदेशी कंपनियां अगर अमेरिका या यूरोप वगैरह विकसित देशों में ये वहाँ पर अपनी संयंत्र स्थापित करेंगे तो क्या होगा, भारत जैसे देशों के मुकाबले वहाँ पे मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर हर चीज़ नियत होगी, यानी तय घंटों से यार काम भी नहीं ले सकते हैं। ऊपर से वहाँ पर हमें सुरक्षा उपकरण भी उन्हें मुहैया करवाने पड़ेंगे। लेकिन भारत जैसे देश में क्या है कि हमारे यहाँ राजनीति इतनी हावी है कि उन्हें हर चीज़ में ढिलाई मिल जाती है, हर चीज़ में छूट मिल जाती है। तो वो स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप लिख लेना एक मजदूर की कीमत क्या होती है। इसमें पहला पॉइंट आप ये जरूर लिख लेना कि विदेशी कंपनियों को भारत आने का कारण क्या है, यहाँ पर सस्ता श्रम है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यही पहला पॉइंट इसमें लिख लेना, आगे इसमें जब होगा जरूर लिखवा देंगे, ये बात आप सब जानते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है यूनियन कार्बाइड के बारे में कि भाई यूनियन कार्बाइड के केवल भारत में संयंत्र नहीं थे, कुछ और देशों में संयंत्र थे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि भाई यूनियन कार्बाइड कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और उनकी संख्या कम थी। यानी कि यहाँ पर 1980 से लेकर 1984 के बीच यहाँ पर लगभग कामगार दलों की संख्या 12 से घटाकर इन्होंने 6 कर दी।
और 6 महीने में इन्होंने केवल 15 दिन ही यहाँ पर कर दी। सुरक्षा प्रशिक्षण जो था 6 महीने का होता है उसे 15 दिन का कर दिया। यानी कि यूनियन कार्बाइड ने जानबूझकर इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा भाई लोग मरते हैं तो मरने दो, हमारा मुनाफा होना चाहिए, साफ साफ यहाँ लिखा है। इसके अलावा रात की पाली में यहाँ पर ये नियम ये होता है मजदूर लगाए जाते हैं संयंत्रों की देखभाल के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इतनी यहाँ बचत करने की कोशिश की कि रात की पाली में भी इन्होंने मजदूर नहीं लगाए। ये यूनियन कार्बाइड की स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं कारखाने की, पूरी कहानी है ये। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात बताई गई है, यूनियन कार्बाइड का एक दूसरा संयंत्र भी है जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में संयंत्र था जो पश्चिमी वर्जीनिया यानी अमेरिका में, ये पूरा कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटराइज सिस्टम था। यहाँ पे चेतावनी निगरानी की व्यवस्था थी। और जबकि भोपाल की बात करें, भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ, सुरक्षा मानकों का फर्क ये हुआ यहाँ पर कि यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ किसी भी कंपनियों को, किसी भी बाहरी विदेशी कंपनियों को बहुत जल्दी बहुत आसानी से एनओसी वगैरह मिल जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे तंत्र हैं, ज़्यादातर हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ भ्रष्ट हो चुकी हैं। तो भ्रष्ट होने की वजह से क्या होता है, बड़ी आसानी से उन्हें सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट। तो इसी वजह से एक कंपनियां इस बात का लाभ उठाती हैं। दूसरी बातें ये होती हैं, सरकारों की सहमति से प्लांट लगाई जाती हैं। सरकारें भी चाहती हैं भाई हमें मुनाफा हो, हमारा फायदा हो, तो सरकारें उन्हें, यानी कि सरकारें उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थोपती हैं। कहती हैं कैसे भी आओ, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो आने देती हैं। और इस वजह से हमारे देश में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर वही बात दोहराई गई है कि कैसे करके एक अमेरिका में यूनियन कार्बाइड का संयंत्र था और एक भोपाल में संयंत्र है। भोपाल में कुछ इंतजाम नहीं थे और अमेरिका में सारे इंतजाम थे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है लाइनों में, यानी वही बात यहाँ पे दोहराई गई है कि भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने के तैयार हो जाते हैं। हकीकत है। अभी आपने क्या, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसके बाद तो स्थिति और विकराल होने वाली है। आप जानते हैं कैसे करके रोजगार का संकट क्रिएट हो रहा है अभी वर्तमान में। तो यही वजह, मजबूरी है लोगों के सामने कि लोगों को कैसे भी पेट पालना है, कितनी भी डेंजरस कंडीशन क्यों ना हो, लोग काम करने के तैयार हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में कहा गया है। यानी कि यहाँ पर जीवन के अधिकार में सुरक्षा कानूनों की भी यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 के लिए दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो किसी भी संयंत्र में। तो पहला पॉइंट इसमें यानी सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, पहला पॉइंट लिख लेना। अब दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है यहाँ पर कि भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं, उन पर कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि भाई भारत में यूनियन कार्बाइड में ये ऐसा क्यों हुआ, अवहेलना क्यों की इसने। पहली बात ये, हमारे यहाँ सुरक्षा कानून उस समय ढीले थे और यहाँ पर कानूनों को ठीक से तरीके से लागू भी नहीं किया गया था। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा कि भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लोग उसका लाभ उठाते हैं, यानी कंपनियां जो तमाम आती हैं हमारे यहाँ उसका लाभ उठाती हैं और यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यानी अपना पैसा बचाने के उद्देश्य से लोग क्या करते हैं कि कारखाने वगैरह स्थापित करते हैं। जैसा कि 1978 में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कारखाना स्थापित हुआ तो वो भी यही हुआ था। यानी उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर दिया और इन्वेस्टमेंट जब कर दिया तो उसके बाद सरकारों ने देखा भाई हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट हो जाने देते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से ये होगा, कुछ रोजगार मिलेगा। इन्होंने पूरी ढील दी, पूरी लिबर्टी दी उसे स्थापित करने के लिए। यानी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, किसी प्रकार के मानकों के लिए यहाँ पर नहीं किया गया कि कोई हमारे यहाँ पर सुरक्षा मानक होने चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए कुछ मानक होने चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भाई इतनी बड़ी आपदा हुई कि हमारे यहाँ लगभग 8000 लोग यहाँ पर मारे गए, 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये सब चीज़ें आपने देखी यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात बताई गई है कि भाई यहाँ के जो हैंडपंप है आसपास के, उन्हें रेड कर दिया गया है और रेड करने के बावजूद भी यहाँ के लोग इन हैंडपंपों का यूज कर रहे हैं। अब हैंडपंपों का यूज इसलिए कर रहे हैं कि वो गरीब मलिन बस्ती के बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे पानी के लिए, तो मजबूरी है इनकी। और रेड इसलिए कर दिया गया कि यहाँ तक का जो पानी है वो भौमजल जो है जहाँ पर दूषित हो चुका है, इसलिए इन्हें रेड कर दिया गया है सूचक के तौर पर कि हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ इस नल का पानी जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे करके आपने ये भोपाल आइसोसाइनाइड वाली ये यहाँ पर आपदा पूरी देख ली। इसी का मतलब पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। अब देखिए जब हमारे यहाँ 2 दिसंबर वाली रात को ये आपदा घटित हुई 1984 में, उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में जंग छिड़ गई। एक देश में पूरी एक डिमांड हुई कि हमारे देश में पर्यावरण कानून इतने लिबरल क्यों हैं, इतने लचीले क्यों हैं, उनमें कठोरता क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली है उस पर एक धब्बा खड़ा लगा दिया इसने, कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया मिथाइल आइसोसाइनाइड वाली यूनियन कार्बाइड संयंत्र ने कि भाई इतनी हमारे यहाँ ये लिबरल्स हैं सरकारें कि जो आए उसी को ही परमिट दे दे रही हैं और कंपनियां अपने मन मुताबिक जो है संयंत्रों को स्थापित कर रही हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी के मानक हैं।
तो ऐसे करके बाद में आते आते हमारे यहाँ जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। उसको पारित करने का लक्ष्य यही था कि हमारे यहाँ जो कंपनियां वगैरह आए, सबसे पहले उन्हें जो है इस जो है पर्यावरण संरक्षण के यानी पर्यावरण सुरक्षा वाले मानकों को भी पूरा करना होगा, तभी उन्हें यहाँ पर आने की परमिट मिलेगी। लेकिन सब लोग, आप लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्सर तमाम कारखाने आते हैं, और रही बात यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये सब बातें कह तो दी जाती हैं कि मैंने ये स्थापित कर दिया, वो स्थापित कर दिया, लेकिन सब चीज़ जब भ्रष्ट होने की वजह से क्या होता है, बड़ी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल जाता है। और मेन चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिकली इंस्पायर होती हैं, यानी बड़े बड़े संयंत्र स्थापित होते हैं, बड़ी बड़ी कारखाने स्थापित होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ होता है। तो इन्हें बड़ी आसानी से एनओसी वगैरह, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह या फिर और प्रकार के सर्टिफिकेट वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और वो इस बात का फायदा भी उठाते हैं कंपनी वाले। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, यहाँ पर वही सब बात बताई गई है, यानी भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में नए कानून बनाए। ये पहला पॉइंट नोट कर लेना इसमें। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माने जाने लगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना। अब देखिए इसमें इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक मुकदमा था, यहाँ पर ये था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। इस मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी भी शामिल है, यानी इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आप सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर नोट करके एक बात और लिख लेना, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य 9वां है, इसमें कहा गया है कि उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, यानी उद्योग हो, यानी नए इनोवेशन आए उसमें, ठीक है, और बुनियादी सुविधाएं आप जानते हैं, यानी बुनियादी सेवा सुविधाएं किसी कंपनी को खड़ी करने के लिए वो स्थापित की जाए। तो यहाँ पर उसे सतत विकास लक्ष्य 9वें में रखा गया है, इसे आप नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें देख ली। अब देखिए यहाँ पर वही सब बातें दोहराई गई हैं, वही सब बातें कही गई हैं। यहाँ पर एक बात बताई गई है, निष्कर्ष ये निकाला गया है इसमें कि भाई कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो कंपनी कारखाने हटा दिए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि भाई कंपनी या कारखाने हम हटा देते हैं, यानी कि हम मान लीजिए बस्तियों से दूर कर देते हैं, तो वहाँ पर दूसरा सवाल ये उठ जाता है, या फिर कंपनी कारखाने बंद करने के लिए हम आंदोलन करते हैं, तो दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि कुछ लोग जिनकी आजीविका, यानी जो लोग जिनके यानी कहते हैं रोजी रोटी इन उद्योग धंधों से चल रही होती है, पर उनके लिए क्या विकल्प है? वास्तव में उनके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, वास्तव में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यानी तमाम बार ये सब चीज़ें उठाए गए मुद्दे कि भाई रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, दिल्ली में चल रही हैं, इन्हें हटाया जाए, इन्हें बंद किया जाए, बाहर भेजा जाए, लेकिन इनसे एक तरफ तो कहीं ना कहीं पर्यावरण बच रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि ऐसे आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये हकीकत बात बन चुकी है, यानी कि जो लोग, कुछ लोग बंद करवाना चाहते हैं, उसके बाद ये असर पड़ता है कि लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल का जो मेन उद्देश्य यही है कि भाई पर्यावरण अनुसंधान तो खो रहे हैं, पर्यावरण के प्रति लोग सचेत भी हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई ये जिन लोगों की रोजी रोटी छिन रही है उनके प्रति सचेत कौन होगा? उनके प्रति भी तो कुछ गवर्नमेंट की भूमिका है, कुछ गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है, यानी इन्हें भी तो देखना है। बंद कारखाने के बाद परेशान मजदूर, यानी आप देख रहे होंगे कारखाने जब बंद हो जाते हैं लाखों की संख्या में मजदूर बेघर हो जाते हैं, भूखे मरने के कगार पहुंच जाते हैं, तो उनकी भी तो देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है, यानी पर्यावरण भी बचा रहे, कोई नुकसान ना हो, और मजदूरों का भी यहाँ पर समाधान निकल आए। अब देखिए यहाँ पर एक अगला नोट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ नोट करके अगला लिख लेना कि 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जो दिल्ली है, दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन जो हैं, यानी जितने पब्लिक सेक्टर के जो वाहन हैं, यानी कि सरकार की डीटीसी की बसें वगैरह हैं, ये सब बसें जो हैं डीजल की जगह अब सीएनजी से चलेंगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलेंगी। ठीक है, ये इसका आदेश दिया। लेकिन यहाँ पर इसी में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया है कि भाई हवा में काफ़ी सारे जो है विषैले तत्व मिल चुके हैं, और उन विषैले तत्वों के मिलने की बजाय सीएनजी है। अभी हाल की रिपोर्ट है ये, तो यहाँ पर ये नोट में आप लिख लेना। तो देखिए ये दोनों बातें यहाँ पर दोहराई गई हैं, कही गई हैं। रोजगार छीनने वाले दिहाड़ी मजदूर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे कही गई है, विकसित देश जो होते हैं, विषैले और खतरनाक उद्योग जो होते हैं, वो अधिकतर कहाँ स्थापित करते हैं? वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं विकासशील देशों में, ताकि विकसित देश जो है स्वच्छ साफ बने रहें। और चूंकि विकासशील देश है, विकासशील देश में रोजगार की भी कमी है और आधारभूत ढांचा स्ट्रांग नहीं है, तो इस बात का वो फायदा उठाते हैं। नीति निर्माताओं भी वहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, तो इस बात का फायदा उठाकर क्या करते हैं वहाँ पर वो, यानी कि विकासशील देशों में अपनी कंपनियाँ स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया किस तरह से खाई बताई गई है विकसित और विकासशील देशों के मध्य, वो आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो, कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों के गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार निजी कंपनियां या गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सही प्रकार के कानून बनाए। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, यानी कानून होना अत्यंत आवश्यक है।
अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर नोट 2 में आप लिख लेना एक बात कि हमारे सतत विकास लक्ष्य में उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि रखा गया है, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा सतत विकास लक्ष्य 8वां रखा गया है, इसे नोट डाउन कर लेना। देखिए ऐसे करके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था, पूरा ओरली चैप्टर था ये, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट थे वो मैंने लिखवा दिए और पूरा कहानी के रूप में था, वो मैंने कहानी पूरी बता दी है। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।